चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। बेसिकली अगर आप इन्फोसिस का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट आज के दिन भी ऑलमोस्ट हमें आधे % की तेजी नजर आ चुकी है। 1530 रुपये के आसपास हमें कहीं ना कहीं इन्फोसिस की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी दोस्तों, जैसे कि हर एक दिन हमें इन्फोसिस के अंदर नए नए अपडेट्स, नए नए रिपोर्ट्स हमें सामने आ रहे हैं। मेन रीजन क्या है, मेन सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है Q3 का रिजल्ट। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर आप यह देखोगे तो आज के दिन जो रिपोर्ट आया है ना, वो रिपोर्ट एक बहुत ज़्यादा यूनिक है। अब इस यूनिक रिपोर्ट के अंदर दोस्तों क्या है, एक तो इन्होंने बहुत सारे रीजन्स हमें लिस्ट के अंदर बताया गया है कि इन सभी रीजन्स का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें आने वाला है। यानी कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होने वाला, लेकिन जो छोटा सा भी इम्पैक्ट होने वाला है ना, उस वजह से, ये रीजन्स की वजह से वो छोटा सा इम्पैक्ट होने वाला है। इसकी सबसे फ्यूचर का भी प्रिडिक्शन दिया हुआ है और उसकी सबसे फ्यूचर का भी टारगेट हम इस रिपोर्ट के अंदर दोस्तों मेंशन किया गया है कि 2024 तक, यानी कि दिसंबर 2024 तक कहाँ तक कंपनी का टारगेट हो सकता है और दिसंबर 2025 तक कहाँ तक हमें इन्फोसिस टारगेट दे सकता है। तो चलिए, उस रिपोर्ट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के दिन मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, लेकिन कोई ज़्यादा इम्पैक्ट हमें इन्फोसिस के अंदर, बाकी या फिर दूसरे कंपनीज के अंदर नज़र नहीं आया। लेकिन अगर आप ये एक्चुअल बेसिस के ऊपर देखोगे तो अच्छी खासी तेज़ी के अंदर हमें कंपनी नज़र आ रही थी। जैसे कि आपको पता है, सेकंड हाफ के अंदर मार्केट के अंदर हमें गिरावट नजर आया। इसे सेलिंग प्रेशर बोल सकते हो। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, इसी वजह से थोड़ा बहुत हमें कंपनी नीचे आया, नहीं तो कंपनी 1% तक की तेजी के अंदर हमें ट्रेड कर रहा था। तो चलिए, अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। ये अपडेट्स के अगर आप डेट एंड टाइम देखेगा, आज के दिन का अपडेट है, ऑलमोस्ट हमें 11:15 बजे के आसपास ये अपडेट नजर आ रहा था। तो चलिए, क्या अपडेट्स है? IT Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 रिजल्ट्स। कहीं ना कहीं ये 5 फैक्टर देखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर विप्रो कंपनी अवेलेबल है, इन्फोसिस है, TCS है, टेक महिंद्रा है, TCS कंपनी है, जितने भी कंपनी आपके पोर्टफोलियो के अंदर अवेलेबल है और वो अगर कंपनी IT सेक्टर से जुड़ा हुआ है ना, तो इन 5 रीजन्स की वजह से हमें बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट हमें करंटली पड़ने वाला है, वो इन 5 रीजन्स की वजह से हमें इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। वो यही रीजंस की वजह से दोस्तों मुमकिन हमें हो पाया है। लेकिन अभी क्या है, बहुत ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं कि ये कंपनीज बुरा है, इन्फोसिस कंपनी के अंदर खरीदारी नहीं करना है, विप्रो कंपनी के अंदर खरीदारी नहीं करे। इस तरीके से लोगों का हमें एक गोल हमें बना हुआ है या फिर एक अप्रोच हमें किया गया है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये एक पॉइंट कवर करेंगे ना कि जो इन्फोसिस के द्वारा इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ परफॉर्म करके दिखाया हुआ है, विप्रो के द्वारा इतना गजब का लोगों को परफॉर्म करके दिखाया हुआ है, रिटर्न्स दिया है, बोनस दिया है, स्प्लिट दिया है, डिविडेंड दिया है, वो सभी डेटा को अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो विप्रो कंपनी ऐसा जिन्होंने सबसे ज़्यादा हमें बोनस का बेनिफिट दिया है, कुल मिला के 13 बार। उसके साथ साथ जिन लोगों ने 10,000 रुपये लगाए होंगे विप्रो इस कंपनी के अंदर, वो ऑलमोस्ट कितने बन चुके हैं? 1,000 करोड़ के आसपास। तो ये जो करने के लिए या फिर जो इतना बड़ा पैसा विप्रो कंपनी ने बना के दिया हुआ है ना, इसी की वजह से बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की सेगमेंट की ही वजह से विप्रो कंपनी को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हमें हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस कंपनी ने भी इतना गजब को जो परफॉर्म करके दिखाया हुआ है, लोगों को जो पैसा कमा के दिया है ना,
वो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से ही ये पैसा कमा के दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों रिसेंटली क्या हो रहा है ना, एक बड़ी चीज़ की वजह से ये हो रहा है। देखिएगा, एनालिस्ट ने के रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया है, एनालिस्ट एक्सपेक्ट म्यूटेड डिमांड टू कंटिन्यू फॉर IT सर्विसेज कंपनीज बिकॉज ऑफ एडवाइज सीजनलिटी इफेक्ट, वीक डिक्रिपेंसी स्पेंडिंग एंड प्रोजेक्ट कट बाय क्लाइंट्स। तो करंटली दोस्तों अगर आप देखोगे तो आपने सुना होगा कि इन्फोसिस कंपनी के अंदर रिसेंटली जो 12,000 करोड़ का जो बहुत बड़ा डील था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो हमें क्लाइंट्स के द्वारा कैंसिल किया गया है, कंपनीज के द्वारा हमें टर्मिनेट किया गया है। ये सिर्फ विप्रो की बात नहीं है। तो विप्रो के अंदर ये सिर्फ इन्फोसिस की बात नहीं है, विप्रो के अंदर भी कई सारे छोटे छोटे कंपनीज के द्वारा हमें क्लाइंट्स के द्वारा दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट दिया गया था, जो कोलैबोरेशन हुआ था, वो थोड़े थोड़े करके हमें कट किया गया है। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब है, अगर क्लाइंट दोस्तों प्रोजेक्ट कट करेंगे तो इसका इम्पैक्ट हमें IT सेक्टर की कंपनीज के अंदर नज़र आएगा, या फिर अगर आप ये देखोगे तो लगातार क्लाइंट्स है ना, पहले जैसे क्लाइंट्स हमें लगातार दोस्तों बहुत सारा काम जो IT कंपनीज को दे रहे थे, उतना अभी करंटली काम ये दिया नहीं जा रहा है। टाइम देने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम डिले हो रहा है। तो जितना ज़्यादा टाइम डिले होगा, जितना ज़्यादा क्लाइंट्स प्रोजेक्ट कट करेंगे, उतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेवीली इम्पैक्ट हमें IT सेक्टर की कंपनीज के अंदर नज़र आएगा, और इसी की वजह से कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत हमें प्रॉब्लम आएगा। तो करंटली जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है, जो बिग 5 कंपनीज है IT सेक्टर की, उनके अंदर हमें ऐसा बोला गया है कि रेवेन्यूज़ के अंदर डिक्लाइन हमें आने वाला है। वो ईयरली बेसिस भी होगा और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी होगा। लेकिन दोस्तों एक्चुअली इन्फोसिस के अंदर कितना हमें डीप होने वाला है आप देखिएगा। यहाँ ब्रोकरेज फर्म का एक ही हमें मानना, जितने भी अभी मैंने आपके साथ रिपोर्ट शेयर किया ना, उस रिपोर्ट के अंदर अगर आप एक कॉमन चीज़ देखोगे तो उन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला है कि 1% से लेकर 2% के आसपास रेवेन्यूज हमें गिर सकता है। लेकिन टारगेट अगर आपने देखा है ना इन्फोसिस के अंदर, तो टारगेट हमें दिया गया है 1800 रुपये तक का टारगेट, 2000 रुपीज़ तक का टारगेट, 2200 रुपये तक का टारगेट। ये बहुत ही अच्छा खासा हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बुलिश मूवमेंट के लिए हमें टारगेट दिया गया है। और उन्होंने एक राय दिया, तो जितना हमें कंपनीज के अंदर डिप्स मिले ना, उतना खरीदारी करना, जो कि आने वाले फ्यूचर में बेनिफिशियरी होगा। तो कोटक ब्रोकरेज फर्म की अगर बात की तो इन्होंने क्या किया है, इन्फोसिस के अंदर रेवेन्यूज कितना फॉल आ सकता है इसका एक एस्टिमेट दिया है। कोई 100% श्योर नहीं है, लेकिन मैक्सिमम ब्रोकरेज फर्म का यही है। तो इनका ये मानना है कि 1% से लेकर 2% तक इनका जो रेवेन्यूज है ना, उसके अंदर हमें फॉल नजर आ सकता है क्वार्टर के रिजल्ट्स के अंदर। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप यह देखा तो कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं आएगा। और एक मैं चीज़ आपके साथ कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को डेली फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, मैंने आपके साथ म्यूचुअल फंड्स का डेटा शेयर किया था, कौन से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कितने कौन से कंपनीज के साथ कितने खरीदारी किया था, वो डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया था। एंड थर्ड लिस्ट के ऊपर, थर्ड स्टेप के ऊपर, थर्ड नंबर के ऊपर इन्फोसिस कंपनी का नाम हमें मेंशन किया था। सबसे पहले जो बहुत बड़ा जो खरीदारी हमें हुआ है ना स्टॉक मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, नवंबर महीने के अंदर या फिर दिसंबर महीने के अंदर पकड़ सकते हो। सबसे पहला है HDFC बैंक, सेकंड है बजाज फाइनेंस, और थर्ड जो कंपनीज है ना, उस कंपनी का नाम है इन्फोसिस। तो आप समझ सकते हो, अगर म्यूचुअल फंड्स लगातार खरीदारी कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं ये कंपनी डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। यस, थोड़ा बहुत करंटली आपको पैनिक कर सकते हैं, प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत अच्छा खासा अनएक्सपेक्टेड मूव आपको दिया जा सकता है। जैसे 2008 में पता है आपको गिरावट हुआ था, लेकिन इस गिरावट के अंदर जिन लोगों ने बाइंग किया उन लोगों को 250% का रिटर्न दिया। रिसेंटली दोस्तों पता है 2020 में कोविड के द्वारा गिरावट हुआ था, उसके बाद जो हमें इन्फोसिस के द्वारा जो रिकवरी हुआ है 250% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। तो ये जो आपको करंटली गिरावट नजर आ रहा है, इसे कंपनी आने वाले फ्यूचर में रिकवर करेगा और 250-300% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे सकते। तो बेसिकली दोस्तों इन्फोसिस एक बहुत अच्छी कंपनी है और आने वाले फ्यूचर में AI के अंदर भी बहुत अच्छा खासा बिजनेस हमें एक्सपांड होने वाला है। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो बेसिकली बिल्कुल भी कंपनी के अंदर सेलिंग करने की गलती मत करो। जितना अगर कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिले ना, उतना खरीदारी करना, क्योंकि FIIs, DIIs और म्यूचुअल फंड्स लगातार कंपनीज के अंदर माल बाइंग कर रहे हैं। अभी अगर आप टारगेट देखोगे तो इनका मानना है कि 2024 एंड तक हमें कंपनी का 1700 रुपये के आसपास टारगेट मिलेगा और 2025 तक इन्होंने प्रिडिक्शन किया है 2040 रुपये तक हमें टारगेट मिल सकता है। करंट प्राइस से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 1516% तक की तेजी आ सकती है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि ब्रोकरेज फर्म ने अभी बोला है कि 2025 में 1900 जाएगा, इसका मतलब क्या है कि 2024 में नहीं जाएगा, ऐसी बात नहीं है। 2024 में भी कंपनी अच्छे खासे रैली दिखा सकते हैं, रैली आ सकता है। एक बार दोस्तों ये कंपनी से रिकवर करने लगा ना, तो हर एक दिन आपको
3-4% तक की रिकवरी नजर आ जाएगी। जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। चलिए अभी हम बात करेंगे आयरेडा के बारे में, जहां आज के दिन अगर आप देखोगे तो नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग हुआ 103 रुपए के आसपास हमें आयरेडा क्लोज हो चुका है। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ये कंपनी क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छा खासा कंपनी का बिजनेस है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है और गवर्नमेंट ओन कंपनी है। तो कहीं ना कहीं लेटेस्ट सेगमेंट के अंदर कंपनी काम कर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, तो आप समझ सकते हो कितना शानदार तरीके से आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन दोस्तों रिसेंटली अगर आप देखोगे तो आयरेडा, आपको पता है कि आयरेडा आईपीओ कंपनी का आया था, उस समय एंकर इन्वेस्टमेंट के लिए एक लिस्ट हमें जारी किया गया था। इनको भी दोस्तों ये हिस्सा हमें दिया गया था। तो ये कितना हिस्सा दिया गया था, 20 करोड़ से भी ज़्यादा का। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे हर एक अलग अलग कैटेगरी का, अलग अलग सेगमेंट का एक लॉक इन पीरियड होता है। सही बात है। तो उस लॉक इन पीरियड का अभी जो टाइम है ना वो खत्म हो चुका है। तो ये जो दोस्तों लॉकिंग पीरियड हमें नजर आए हैं ना, उसका डेट हमें आज है, यानी कि आज के दिन हमें लॉकिंग पीरियड खत्म हो चुका है। तो जो एंकर जिन लोगों को मिला है ना, उनका लॉकिंग पीरियड एंड होने वाला है, जिसकी वजह से 50% तक का शेयर्स ये लोग बेच सकते हैं। अगर इनके पास 100 शेयर होंगे तो ये 50 शेयर ये बेच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये गुड न्यूज़ क्या है ना, फिर गुड न्यूज़ ये है कि इनका लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका है। इनको पता है कि कंपनी अच्छा है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी दोस्तों माल नहीं बेचा। अगर माल बेचा होता तो एक बहुत बड़ी गिरावट हो सकता था, बहुत बड़ी इन द सेंस 3 से 4%। इससे ज़्यादा दोस्तों कंपनी के अंदर गिरावट होना पॉसिबल नहीं था। इतना कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और डिमांड आने वाले फ्यूचर में कंपनी फुलफिल करने वाला है। इसका मतलब क्या है कि जब जब कंपनी गिरता है, आयरेडा कंपनी के अंदर गिरावट नजर आता है, उस समय बाय ऑन स्ट्रेटेजी हमें अप्लाई करना चाहिए, एसआईपी करना स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि जो करंटली कंपनी 100 के आसपास चल रहा है वो आने वाले फ्यूचर में नहीं चलने वाला। इससे भी कहीं गुना कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी बॉन्ड है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे रिसेंटली एक अपडेट है, 7.7% कूपन ऑन 3 इयर्स बॉन्ड, यानी कि लगातार कंपनी क्या कर रहा है, फंड रेज कर रहा है। अभी तक अगर आप देखोगे तो बिडिंग का जो अमाउंट है वो 8.09 बिलियन रुपीज का हमें नजर आ रहा है। और म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप देखोगे तो आप शॉक हो जाएंगे। नवंबर महीने का डेटा अगर आप कंपेयर करेंगे आयरेडा कंपनी का, जिसके अंदर 53 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग, एंड बेचा किसने है, कोई म्यूचुअल फंड दोस्तों बेचने के लिए रेडी नहीं है। हर एक म्यूचुअल फंड लगातार दोस्तों खरीदारी करने की कोशिश कर रहा है। इससे दोस्तों पॉजिटिविटी बात क्या है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी माल मत बेचना। अगर आपको ये कंपनी गिरावट के अंदर मिले, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई लगातार दोस्तों कहते रहना, करते रहना, जिसके हिसाब से आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न्स हमें मिल पाएगा। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे, जो कि 48 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है और अभी तक कंपनी के द्वारा 250% तक का रिटर्न हमें बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है जिसके अंदर 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अमाउंट मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है, तो 1 के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।